दोस्तों यहाँ पर आप हमारे हाथ में जो खाद देख रहे हो ये है 100% प्योर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी रिसेंटली गार्डनिंग स्टार्ट की है, जो गार्डनिंग में नए हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो पुराने गार्डनर्स हैं वो तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में हो सकता है जानते हो, लेकिन जो नए गार्डनर्स हैं उनको इसके बारे में शायद जानकारी ना हो। तो वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों अगर सबसे पहले बात की जाए वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो वर्मी कंपोस्ट जैसा कि नाम से ही पता चलता है वर्मी प्लस कंपोस्ट, तो ये वर्म से बनती है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हमारे हाथ में एक केचुआ दिख रहा है, तो ये एक्चुअल में केचुओं द्वारा बनाई जाती है। ये देख सकते हैं हमारे हाथ में एक केचुआ है जो कि जिंदा केचुआ है, ये देखिए। तो ये जो केचुए होते हैं, ये हमारे हाथ में जो केचुआ है विदेशी केचुआ है। तो इन्हीं केचुओं को गोबर में डाल करके एक्चुअल में ये जो खाद होती है गोबर से ही बनती है। तो गोबर से एक तो गोबर खाद बनती है, उसके बारे में और वीडियो आने वाली है, लेकिन ये खाद है ये केचुओं से बनती है। इन केचुओं को इसी गोबर से बनाने का एक अलग प्रोसेस होता है, उसको बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। लेकिन गोबर से ही एक वर्मी कंपोस्ट बनती है। तो गोबर में इन केचुओं को ला के डाल दिया जाता है और ये जो केचुए होते हैं इस गोबर को पूरा खाते हैं, और खाने के बाद जो ये बचता है वो होता है वर्मी कंपोस्ट। यानी कि खाने के बाद जो ये लोग वेस्ट निकालते हैं वही बनता है वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरीके से इसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अगर इसमें हम बात करें कि कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें हमारे पौधों के लिए सभी ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं, और ख़ास तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। दोस्तों इसमें डिपेंड करता है कि गोबर कौन से जानवर का है, किस जानवर का है और जानवर ने क्या खाया है, तो उस गोबर के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि इसमें 1.5% से लेकर के 3% तक इसमें नाइट्रोजन होता है, और 0.5% से लेकर 2% तक इसमें फास्फोरस होता है, और 0.7% से लेकर के लगभग 2% तक इसमें पोटास होता है। बाकी सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व में मिल जाते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, और इसीलिए हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसको यूज़ करने से हमारे पौधों को क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए नई लीव्स निकालना, नई ब्रांचेस लाना, पौधों को ग्रीनरी प्रोवाइड करना, ये सभी काम जो होते हैं नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए नाइट्रोजन का एक अच्छा सोर्स है। तो नाइट्रोजन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके बाद हम बात करें अगर फास्फोरस की, तो फास्फोरस भी इसमें अच्छी मात्रा में मिलता है। और फास्फोरस हमारे पौधों के रूट जोन को स्ट्रॉन्ग करता है, जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। तो इसलिए हमारे पौधों में फास्फोरस का बहुत जो है महत्व होता है, और फास्फोरस इस फर्टिलाइज़र में प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो इसलिए इसको अपने पौधों में ज़रूर डालना चाहिए। इसके बाद हम अगर पोटास की बात करें, तो पोटास भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है। तो पोटास हमारे पौधों में फल फूल या फलों का साइज़ बढ़ाना, फल फूल ज़्यादा लाना, और फलों में जो दाने होते हैं उनको दानों का साइज़ बढ़ाना, चमक बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पोटास की भी अच्छी मात्रा इसमें मिल जाती है। और बाकी जो जितने भी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी इसी फर्टिलाइज़र में मिल जाते हैं। तो इसलिए इसको ज़रूर यूज करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपने जो भी गमले में जो भी पौधा लगाना है, चाहे आप गमले में लगाएं या क्यारी में लगाएं या फिर खेत में लगा रहे हो, तो गमले में या क्यारी में जो मिट्टी हम बनाते हैं उस मिट्टी में लगभग इसका 1/2 हिस्सा, यानी कि जो हम जैसे कि 100% मिट्टी है तो 70% मिट्टी लेंगे, बाकी के 30% ये वाली कंपोस्ट जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो मिलाई जाती है। इसको मिलाने से पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो पहला तरीका तो ये होगा कि आप मिट्टी बनाते समय उस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। अब दूसरे तरीके की बात करें तो आप पुराने पौधे में लगे हुए जो पुराना पौधा है उसमें गुड़ाई करके उस गमले में डाल करके अपने पौधों को वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट आपका जो है धीरे धीरे अपना काम करता रहेगा और आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तीसरा तरीका यह है कि 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट मिला करके उसको छाया में 3-4 दिन के लिए रख दीजिए, और उसके बाद में जो वो पानी होगा उसको छान कर अपने पौधों को दे सकते हैं। तो वो वर्मी कंपोस्ट की टी बन जाती है, यानी कि चाय बन जाती है।
जाती है तो आपको बार बार अपने गमलों में वर्मी कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो गमला पूरा भर जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे दे सकते हैं। हमने आपको बता दिया वर्मी कंपोस्ट क्या है, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसे यूज कैसे करना है। अब बताते हैं वर्मी कंपोस्ट की पहचान क्या है। तो अच्छी और प्योर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट की पहचान ये है कि ये देख सकते हैं बिल्कुल हाथ में लेने पर एकदम भुरभुरी हो जाएगी। इस तरीके से ये देख सकते हैं बिखर जाएगी। अगर हम हाथ में लेकर इसको दबाते भी हैं तो ये देख सकते हैं तुरंत खुल के बिखर जा रही है। और लेकिन अगर वर्मी कंपोस्ट अच्छी नहीं होगी तो उसमें क्या करेंगे, आप ऐसे हाथ में लेकर के दबाएंगे तो वो लड्डू तरह बन जाएगी, बंध जाएगी। और ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है ये ठंडी होती है, और अगर ठंडी नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट जो ख़राब होगी या अच्छी नहीं होगी तो वो गर्म होगी। इसमें अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको गरम गरम महसूस होगी। दूसरी बात, वर्मी कंपोस्ट का एक और फ़ायदा है कि वर्मी कंपोस्ट डालने से हमारे जो पौधे होते हैं, जो हमारी गमले की मिट्टी होती है, उसकी वो मिट्टी भुरभुरी बनाता है और मिट्टी में जल धारण करने की यानी रोकने की जो क्षमता है वो बढ़ाता है। जैसे कि आप मान लीजिए वर्मी कंपोस्ट एक गमले में देकर देख लीजिए और एक में वर्मी कंपोस्ट ना दे, तो जिस गमले में आप वर्मी कंपोस्ट नहीं देंगे उसमें जल्दी पानी देना पड़ेगा, और जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट देंगे उसमें नमी ज़्यादा दिनों तक रहेगी। तो वर्मी कंपोस्ट की वजह से जो नमी है गमलों में ज़्यादा दिनों तक रुकी रहती है। कई बार वर्मी कंपोस्ट में आप देखेंगे कि इस तरीके के केचुए भी मिल जाते हैं। इस तरीके के, ये हमारा जो है ताज़ा हमने प्लांट से ही बेड से निकाल के लाया हुआ है, इसलिए इसमें केचुए हैं कई। लेकिन अगर आपको केचुए ना भी मिले तो ये देख सकते हैं बिल्कुल चाय पत्ती की तरह भुरभुरी एकदम वर्मी कंपोस्ट होती है। और इसको हमने बता दिया कि इस तरीके से दबाएंगे तो ये लड्डू नहीं बनेंगे। लड्डू बन रही है तो समझ लीजिए वर्मी कंपोस्ट पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुई है। बाकी वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद में एक अंतर ये भी है कि गोबर की खाद अगर आप अपने पौधों में, अपने गमलों में यूज करेंगे तो उसमें वीड्स यानी खरपतवार ज़्यादा निकलने के चांस रहते हैं, क्योंकि उनका जो डिकम्पोज होते हैं वो कुछ केचुए या किसी कीड़े मकोड़ों द्वारा नहीं होता है, प्राकृतिक तौर पर अपघटित होते हैं और उसके बाद में ही वो कंपोस्ट बनती है। उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और उसमें जो भी जानवर खाया होगा, जो भी घास से खरपतवार खाया होगा, उसका पूरा का पूरा जो सीड है, जो बीज है, वो आ करके उसी गोबर में रहता है। और जब उसे आप अपने गमलों में या खाद में या पौधे में किसी भी तरह से यूज करेंगे तो उसका जो बीज है वो आपके गमले में उगेगा। लेकिन यहाँ पर इसके जो केचुए द्वारा सारा बीज खा लिया जाता है, उसके बाद में जो वेस्ट निकलता है तो ये वो होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई खरपतवार निकलने का चांस नहीं रहता। दोस्तों, इस वीडियो में वर्मी कंपोस्ट के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा वीडियो बनाने का और प्रोत्साहन मिलता है। हमारी इच्छा होती है कि हम आपके लिए अच्छी यूजफुल वीडियो लेकर आएँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने पौधों का, अपने घर परिवार का सबका ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।